गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। हम विश्व के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली कुछ विशेष ट्राइब्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और कर रहे हैं। इसी कड़ी के अंतर्गत हमने बोरोर को पढ़ा, बोरोर के बाद हमने पिग्मी को पढ़ा और पिग्मी के बाद आज हम सेमांग और उसके बाद सकाई को पढ़ेंगे। चलते स्टार्ट करते हैं। तो सेमांग और सेमांग जनजाति जो रहती है उनका जो क्षेत्र है विषुवत-रेखीय बेल्ट यानी इक्वेटोरियल बेल्ट के अंदर ये निवास करती है। इक्वेटोरियल बेल्ट की कुछ विशेषताएं हमने पढ़ी। ये एक हैवी रेनफॉल वाला या फिर हम इसे कह सकते हैं कि ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का रीजन है जहाँ पर हैवी रेन होती है। हमेशा 4 o'clock यहाँ पर रेन होती है। डेंस वेजिटेशन मिलता है यानी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बड़े बड़े वृक्ष मिलते हैं। यहाँ पर रेप्टाइल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, मच्छर मक्खियाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। यही कारण होता है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर वर्क नहीं हो पाता है। यहाँ पर फॉरेस्ट ज़्यादा होने के कारण इंसुलेशन कम रिसीव होता है, तो ह्यूमन के रहने लायक बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो इसी जगह पर एक विशेष ट्राइब रहती है। हमने कई ट्राइब्स को पढ़ा है। आज हम कुछ इस प्रकार से रहने वाली जनजातियों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये कौन कौन सी जनजातियां हैं यहाँ पर रहती हैं। सबसे पहले हमने अमेजोन की रेन फॉरेस्ट को डिस्कस किया था। यहाँ पर बोरोर ट्राइब्स को हमने पढ़ा कि बोरोर ट्राइब रहती है। फिर हमने युगांडा तंजानिया के नीचे वाला ये जो भाग है कांगो रीजन वाला, तो कांगो रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। यहाँ पर हमने पिग्मी को पढ़ा, पिग्मी पढ़ा। उसके बाद ये इंडोनेशियन रेन फॉरेस्ट दे रखा है या मलाया रेन फॉरेस्ट का रीजन इसे कहा जा सकता है। यहाँ पर बेसिकली हम सबसे पहले हम सेमांग को डिस्कस करेंगे। सेमांग के बाद हम यहाँ पर एक और सिमिलर ट्राइब रहती है सकाई, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये वो रीजन है, रेन फॉरेस्ट है, काफ़ी घने वन मिलते हैं, रेप्टाइल्स रहते हैं, एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, लाइवस्टॉक या हर्डिंग वाले वर्क यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। बेसिकली ये जो लोग होती है गैदरिंग यानी वस्तुओं का संग्रह करके अपने आप को यहाँ पर सरवाइव करवाते हैं। कुछ और विशेषताएं जैसे कि यहाँ पर अगर हम कहेंगे कि अगर कपड़ों की बात करते हैं तो कपड़े हो या चाहे इनकी भोजन सामग्री हो, चाहे इनकी जो सेटलमेंट्स हो, ये बेसिकली जो डिपेंड्स होते हैं वो रहते हैं फॉरेस्ट पर, यानी फॉरेस्ट और फॉरेस्ट से जितने भी जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं उस पर ये डिपेंड रहता है। ये सिमिलर चाहे तीनों ही अगर ट्राइब को अगर पढ़ेंगे हम तो तीनों ही ट्राइब या चारों ही ट्राइब में आपको सेम विशेषता देखने को मिलेगी। जैसे ये विशेषता सेम कैसे मिलेगी, जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा था एस्किमो को, तो एस्किमोज की बात करें, चाहे यहाँ पर रहने वाले सैमोइड्स की बात करें, या फिर ये जो रीजन है यहाँ पर याकूत, चुकची, तुंग्या, ये कुछ ट्राइब्स है। तो इनका जो रीजन होता है, हमने पहले भी पढ़ा है कि जिस क्षेत्र में जो जनजाति रहती है उस क्षेत्र या उस रीजन का जो इफेक्ट रहता है उस पर पड़ता है। तो ये वो रीजन जो हम अगर बात करें, ये रीजन है कोल्ड रीजन है, तो यहाँ पर ठंड ज्यादा रहती है। तो ठंड वाले क्षेत्र में रहने वाली जितनी भी जो ट्राइब्स होती है उसमें बेसिक्स जो विशेषताएं हैं वो आपको सेम देखने को मिलेगी। तो इसी कड़ी में बढ़ते हैं। हम अमेज़न के जंगल को पढ़ चुके हैं, फिर इसके बाद कांगो का डेजर्ट, कांगो का जो जंगल है उसको भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और इसी कड़ी में अभी हम पढ़ेंगे सकाई और सेमांग को। सबसे पहले हम सेमांग को डिस्कस करते हैं। तो सेमांग सबसे पहले उसके क्षेत्र की बात करता है कि क्षेत्र यानी किस क्षेत्र में निवास करती है। तो वर्ल्ड के मैप में अगर आपने देखा होगा तो विषुवत-रेखीय बेल्ट यानी इक्वेटोरियल जो बेल्ट है उसमें दक्षिणी थाईलैंड और जो मलेशिया की जो पहाड़ियां हैं वहां पर सेमांग जनजाति की निवासी रहते हैं। मलेशिया का आपने देखा होगा, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। तो जावा, सुमात्रा, अगर मैप आगे मैं डिस्कस करूंगा तो अगर आपने देखा होगा इंडोनेशिया में आपकी जो सुमात्रा है, सुमात्रा के ठीक ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर एक इस प्रकार से मलेशिया है। मलेशिया का कुछ हिस्सा यहाँ पर है और कुछ यहाँ पर बोर्नियो जो है, बोर्नियो में भी कुछ हिस्सा पाया जाता है। ये जो रीजन है यहाँ पर ये
रहती है। इसका भी जो दक्षिणी भाग है, दोनों ही ट्राइब को देखेंगे कि दक्षिणी भाग के अंतर्गत ये सेमांग रहते हैं। कुछ क्षेत्र हैं वो सकाई के लिए। ये नेग्रिटो के समान दिखने में नाटे होते हैं, कद काफी छोटा होता है। नेग्रिटो का जिक्र आता है तो हम कहते हैं कि जबड़े बाहर की ओर निकले रहेंगे, चॉकलेटी या ब्लैक कलर के रहेंगे, बाल थोड़े से घुंघराले रहेंगे। इस प्रकार की जो शारीरिक विशेषताएं आपको देखने को मिलेगी। पुरुषों की हाइट 1.5 मीटर है और जो लेडीज है वो भी 1.5 मीटर से थोड़ा सा कम रहती है। ये कुछ हाइट के फैक्ट्स हैं। रंग जो है इनका गहरा भूरा और नाक इनकी चौड़ी रहती है। ये नाक चौड़ी और रंग भूरा और कद नाटा और जबड़े बाहर की ओर निकले हुए, ये नेग्रिटो जनजाति की कुछ विशेषताएं हम देखने को मिलती है। होठ मोटे होते हैं, बाल घुंघराले होते हैं और काले रंग के होते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं यहाँ पर देखने को मिलती है। ये जो क्षेत्र है इस मैप के अंदर आप देख सकते हैं, विकिपीडिया से ये लिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा हम दो यहाँ पर ट्राइब के बारे में डिस्कस करेंगे। एक ट्राइब तो है, देखिएगा यहाँ पर ये साउदर्न सकाई को हम पढ़ेंगे बाद में। अभी हम सेमांग को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो सेमांग है, सेमांग जो ट्राइब है, सेमांग का जो एरिया है, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 3 ट्राइब के बारे में लिख रखा है। एक तो है जैकून, एक सकाई और सेमांग। सेमांग का जो एरिया है वो यहाँ से लोकेट किया गया है, ये यहाँ पर, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये है सेमांग का। और इसके बाद जो येलो कलर बॉर्डर लाइन है वो है सकाई का। सकाई के अंदर ही जाकून जो ट्राइब है रहती है। जाकून हमारे कोर्स में नहीं है इसलिए ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम केवल सेमांग ट्राइब के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और सेमांग का ये जो क्षेत्र है कि अगर देखें कि बोर्नियो की ये नेग्रिटो ट्राइब है, थाई नेग्रिटो है, मलेशियन सेमांग जो है वो रेड कलर से इंडिकेट किए गए हैं। ये पूरा का पूरा जो मैप है ये थाईलैंड और मलेशिया का है। तो मलेशिया के अंतर्गत आप देखेंगे ये जो भाग है, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, यहाँ पर आपके मैन, यहाँ पर सेमांग जनजाति रहती है। फिर उसके बाद थोड़े से ये भाग है तो ये थोड़ी सी माइग्रेट होकर यहाँ पर पहुंच चुकी है। बढ़ते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमी की। इकोनॉमी किस प्रकार से चलती है? तो इकोनॉमी की बात करें तो सेमांग जनजाति के लोग खेती नहीं करते। अब खेती नहीं करते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जंगल है, जंगल होने के कारण यहाँ पर खेती बाड़ी संभव नहीं है। बारिश भी ज्यादा होती है इसलिए खेती की संभावना नहीं है। पशु नहीं पालते क्योंकि यहाँ पर जंगल है और जंगल में अगर पशु पालेंगे तो दूसरे जंगली जानवर है आपकी पशुओं को खा जाएंगे और चराने के लिए आपको जगह भी नहीं मिलती है। तो इनकी जो इकोनॉमी है वो चलती है जो फॉरेस्ट या जो ट्रीज से जो प्रोडक्ट मिलता है, चाहे गोंद हो, चाहे फल हो, फूल हो, कंदमूल हो, इनसे ये अपने आप को सर्वाइव करवाते हैं। ये वह क्षेत्र है जहां पर नेचुरल वेजिटेशन बहुत अधिक मिलता है, डेंस वेजिटेशन मिलता है, बहुत बड़ी बड़ी लताएं और इतनी ज्यादा कैनोपी रहती है कि नीचे की तरफ सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंच पाता। बहुत तेज गर्मी रहती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है। मैंने कहा था 4 o'clock रेन यहाँ पर बेसिकली हो ही जाती है। उपजाऊ मिट्टी नहीं होती है, उसके पीछे क्या कारण है कि बारिश ज्यादा होती है तो फर्स्ट जो लेयर होती है सॉइल की वह उसके साथ इरोजन हो जाता है, बहकर चली जाती है। तो यहाँ एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार के वृक्ष उग जाते हैं। तो बहुत ज्यादा वृक्ष, यानी एक ही जगह पर बहुत ज्यादा वृक्ष यहाँ पर देखने को मिलती है। यही कारण है कि जो सेमांग लोग होते हैं वो अपने स्थान को बदलते रहते हैं, यानी नोमैडिक लाइफ जीते हैं, एक स्थान पर कुछ दिनों तक रहते हैं और फिर आगे चले जाते हैं। अब स्थान परिवर्तन करते हैं तो उससे हमें एक फैक्ट पता चलता है कि इनके जो सेटलमेंट्स होंगे वो स्थायी नहीं, यानी स्थायी रूप से एक ही स्थान पर ये निवास नहीं करेंगे, अपना स्थान बदलेंगे, नोमैडिक टाइप या घुमंदू प्रकार का ये जीवन व्यतीत करेंगे। ये लोग छोटे छोटे दलों में, अब दलों में क्यों करते हैं? क्योंकि जंगल है, जंगल में भाई डर लगता है और डर लगता है इसलिए ये दलों में भ्रमण करते हैं और मिलजुल कर शिकार करते हैं। इनका बड़ा सा बड़ा जो दल है वो 25 या 30 मनुष्य का होता है, जिसमें बच्चे भी शामिल होते हैं, यानी सर्वाइव करने के लिए बच्चों को भी शामिल करते हैं। महिलाओं का जो कार्य रहेगा वो आगे हम पढ़ेंगे क्या करते हैं। जंगल वाला क्षेत्र है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, ह्यूमन के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल कंडीशन नहीं है, इसलिए यहाँ पर पॉपुलेशन भी इसकी बहुत कम देखने को मिलेगी। तो इनके जो हॉट वेट फॉरेस्ट है या जो रेन फॉरेस्ट है उनमें जो भी फल यहाँ पर मिलता है या हंटिंग से जो भी मिल जाता है उससे ये अपने आप को
जिंदा रखते हैं, जीवन निर्वाह करते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। तो ये कुछ चित्र हैं, उस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि बेसिकली ये जो पाइप है, यानी जो बम्बू के जो पाइप्स है, यानी जो बांस है, उस बांस का सबसे ज्यादा ये प्रयोग करते हैं। फिर बात करते हैं बस्तियां सेटलमेंट। बस्तियां का अर्थ होता है कि ये जब रहते हैं तो इनके मकान किस प्रकार से बनते हैं या किस प्रकार से, तो झोपड़ियों में निवास करते हैं। फिर झोपड़ियां कहाँ बनाती हैं, तो जंगल के बीचों बीच कहीं पर भी साफ किया हुआ स्थान है, या जो झुकी हुई पहाड़ी यानी पहाड़ियों की जो ढाल वाले क्षेत्र हैं वहां पर ये अपने मकान बनाते हैं, या उस पहाड़ियों की ओट में अपने अस्थायी, यानी अस्थायी क्यों बनाते हैं, क्योंकि वहां पर अगर वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जहां रहेंगे तो हंटिंग करेंगे, और हंटिंग करेंगे तो वहां के जो जानवर हैं वो अपना स्थान बदल देंगे, तो आगे आगे वो पशु रहेंगे और पीछे पीछे ये हंटर्स घूमते रहेंगे, अपने स्थान बदलते रहेंगे। तो इस प्रकार से ये मकान अपनी झोपड़ियां बनाते हैं। झोपड़ियां इनकी खजूर जो पाल्म ट्री है उसके माध्यम से, या खजूर के जो पत्तियां हैं उसके बनाते हैं। बांस का प्रयोग करते हैं, लकड़ी का भी प्रयोग करते हैं, पत्थर ईंटों का प्रयोग कम से कम करते हैं। स्त्रियां मकान बनाने का काम करते हैं, क्योंकि पुरुष जो है दिन भर शिकार की तलाश में घूमता रहता है। पति तथा बच्चों के लिए प्रत्येक जो झोपड़ी है वह स्त्री बनाती है, यानी इससे ये पता चलता है कि दोनों के लिए अलग अलग झोपड़ियां हैं, पति के लिए अलग होगी और बच्चों के लिए अलग होगी। कुछ झोपड़ियां इस प्रकार से आपको देखने को मिलते हैं, ऊपर बांस की कुछ पत्तियां बांध दी गई है। नीचे की तरफ देखिएगा, ये नीचे की तरफ इस प्रकार के स्टिक्स लगाए गए हैं, ये बताती हैं कि यहाँ पर एक तो हमने कहा कि रेप्टाइल्स ज्यादा होता है, दूसरा ये है कि बारिश भी ज्यादा होती है, तो बारिश में घर बह न जाए, तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर बनाते हैं ताकि जो पानी है वो बहकर चला जाए। थोड़ा सा ऊंचा भी बनाते हैं ताकि जल भराव की स्थिति ना हो, जंगली जानवरों से सुरक्षा हो, कई कारण हो सकते हैं। तो जैसा वहां का एनवायरनमेंट रहेगा उसके हिसाब से वे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आगे बढ़ते हैं। झोपड़ियां बनाने में रत्तन की पत्तियों का प्रयोग होता है, जिसे मोड़कर मोटी कर दिया जाता है। एक प्रकार की वहां पर वेजिटेशन मिलती है। ऋतुओं के अनुसार छतों के जो ढाल है उसको कम अधिक करने के लिए लकड़ी के डंडे लगे रहते हैं, यानी ढाल को एडजस्ट किया जा सकता है। ज्यादा बारिश हो रही है तो ढाल काफी ज्यादा कर लिया जाता है, कम हो रही है तो उसका ऊपर नीचे कर दिया जाता है। झोपड़ियों के अंदर बांस और घास के बने गद्दे भी होने। यहाँ पर रुई नहीं मिलती है, और यही कारण है कि इनके जो कपड़े या फिर जो भी वस्त्र हैं, चाहे इनके जो बिस्तर हैं, सारे के सारे घास फूस के बने रहते हैं। अग्नि यानी जो फायर है उसको बैंत की लकड़ियों को आपस में रगड़कर, यानी दो लकड़ियों को आपस में रगड़कर ये आग उत्पन्न करते हैं, या रत्तन की जो पत्तियां होती है उनको बैंत पर रगड़कर किया जाता है, यानी घर्षण बल से बहुत तेज गति से बैंत आपने कठोर लकड़ी समझा होगा, तो ये बैंत देखा होगा, इस नीचे से एकदम नुकीली रखा जाता है। फिर इसको दोनों तरफ से खींचकर या इसमें दोनों तरफ से घुमाकर नीचे का कोई हिस्सा होता है उसमें इसको घिसा जाता है, और घिसने से यहाँ पर एकदम से आग जो निकलती है उसको फूंक मार के ये जला देते हैं। अब बारिश का क्षेत्र है, बारिश बहुत ज्यादा होती है तो बिल्कुल लकड़ियां जो आती हैं वह गीली हो जाती है, तो आग लगाना काफी मुश्किल होता है। तो सोचिए कि वो किस प्रकार से आग लगाते होंगे और किस प्रकार से भोजन को पकाते होंगे। तो वर्षा ऋतु में आग जलाने में इनको काफी कठिनाई होती है, और इसी को ध्यान में रखते हुए आग को सदा प्रज्वलित, यानी एक बार आग लग गई तो उसको बुझने नहीं देते हैं और साथ लेकर चलते हैं, ताकि बार बार इस प्रकार के प्रयास उसको नहीं करना पड़ेगा, यानी जो लौ होती है उसको साथ लेकर चलते हैं। भोजन की बात करते हैं तो क्षेत्र को देखकर उसके भोजन के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। यहाँ पर इनके जंगल के अंदर रहते हैं तो यहाँ पर वन, यानी वन से जितने भी जो इनको प्रोडक्ट मिलते हैं उन प्रोडक्ट्स का यूज करेंगे। इसके अलावा दूसरा जो है वो है हंटिंग। अब हंटिंग से इन्हें जो भी प्राप्त होगा उनका प्रयोग करते हुए वो अपने आप को जीवित रखेंगे। मुख्य रूप से शाकाहारी होता है। अब प्रश्न होता है कि भाई हंटिंग का हमने लिखा है लेकिन शाकाहारी होता है। अब शाकाहारी कैसे होते हैं तो हम थोड़ा समझते हैं। शाकाहारी जो होते हैं और भोजन में जब कमी आती है तो उन्हें हंटिंग करनी पड़ती है, यानी मछलियां पकड़ने के लिए बाध्य होना है, क्योंकि जीवन का एक ही मूल मंत्र है इसी चित्र का कि अपने आप को सरवाइव रखना है, और सरवाइव रखने के लिए आपको इस प्रकार के प्रयास करने होंगे। जंगल के विभिन्न कंदमूल, यानी जो छोटी छोटी झाड़ियों के जो रूट्स है, जैसे कि हम कैरेट कहते हैं, या इनमें जो कसावा नाम का एक रूट प्रचलित है, फल है
और वृक्षों की जो कोपल, कोपल का अर्थ होता है कि जब उसकी जो डालियां, जैसे कि जब पौधा ग्रो करता है तो उसमें छोटे छोटे से कह सकते हैं कि ऊपर के आगे वाले जो हिस्से होते हैं जो डेवलप होता है, उनको खाकर अपनी उदरपूर्ति यानी पेट भरने का कार्य करते हैं। भोजन एकत्रित करने का कार्य लेडीज के द्वारा किया करता है, और लेकिन पुरुष भी उसकी हेल्प करते हैं। फिर स्त्रियां जितना भी जो एकत्रित हुआ पदार्थ है उसको बांस या रत्न से बनी टोकरी में लेकर आती है। ये कुछ विशेषता है। खाना बचाकर न रखने के कारण इनको प्रतिदिन एकत्र करना पड़ता है, यानी गैदरिंग की प्रोसेस यहाँ पर पाई जाती है। अब रोज बचाकर नहीं रख पाता है, क्योंकि देखिएगा मौसम जो है वो किस प्रकार का है, ह्यूमिड टाइप है, और ह्यूमिड यानी आर्द्र प्रकार का मौसम है, तो वहां पर वस्तु, कोई भी खाद्य वस्तु है, वह खाद्य वस्तु जल्दी खराब हो जाती है, और जल्दी खराब हो जाती है ऐसी स्थिति में उसे बचाकर नहीं रखा जा सकता। इसलिए डेली इनका वर्क है कि भोजन एकत्रित करो और उसको पकाओ। फिर इसके द्वारा कोई फल प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि रतालू। रतालू को अभी हम बताएंगे कि रतालू किस प्रकार का होता है। तो रतालू का प्रयोग एक प्रकार की रूट है। इसके अलावा मुख्य रूप से भोजन में रतालू का प्रयोग होता है। जिस प्रकार से शकरकंद होती है उसी प्रकार से रतालू होता है। इसके अलावा जहरीले फलों को विभिन्न तरीकों के अलग अलग तरीकों से खाने योग्य बनाया जाता है, यानी डायरेक्टली खाते हैं तो हो सकता है वो नुकसान पहुंचाए, लेकिन इनके पास अलग अलग तरीके हैं, उससे वो खा सकते हैं। भोजन कच्चा नहीं खाते हैं। कच्चा भोजन की बात करते हैं तो हमें एस्किमो याद आते हैं। एस्किमो याद क्यों आते हैं? क्योंकि वहां पर पकाने की व्यवस्था नहीं है, तो हरे बांस की नली के अंदर रखकर उसे उबाल दिया जाता है और उबाल कर उसे खाया जाता है, यानी पकाया जाता है। कुछ सीजनल फल हैं, जैसे कि डुरियन है और मैंगोस्टीन है, और दूसरे भी कई फल होंगे जो इनका प्रयोग करते हैं, तो भोजन प्राप्त करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होती। अब बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि ये रतालू क्या होता है, कि कई ऐसे होंगे जो ये नए नाम जैसे सुने हैं आपने कि ये रतालू। सबसे पहले हम रतालू को देख लेते हैं। ये है रतालू जो रूट है, यानी इसको हम इंग्लिश में यम कहता है, ये रतालू है। रतालू के बाद हम डुरियन की बात करते हैं। ये फल है डुरियन। डुरियन में से ये जो पल्प वाला जो हिस्सा होता है इसे निकाल कर खाया जाता है, इसके अंदर जो बीज होता है उसको निकाल दिया जाता है। फिर बचा है मैंगोस्टीन। तो मैंगोस्टीन कुछ इस प्रकार के होता है, इसमें भी ये व्हाइट कलर का पल्प है, पल्प का यूज कर लेते हैं, बीज को फेंक देता है। तो ये इस प्रकार से ये हो गया आपका डुरियन। में यहाँ पर लिख देता हूँ, ये है डुरियन और ये है मैंगोस्टीन। ये वहाँ के लोकल फूड है जो मलेशियन जो फॉरेस्ट है वहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा डुरियन जो है इनके जीवन में काफ़ी बड़ा रोल निभाता है। पेट वही बुझाता है, काफ़ी बड़ा होता है और काफ़ी ज़्यादा गुदा गुदा का आता होता है। ये काफ़ी ज़्यादा पल्प होता है, तो पल्प ज़्यादा होने के कारण ये ज़्यादा भारी भी होता है और पेट की आग भी बुझा देता है। प्रत्येक परिवार के अलग अलग डुरियन के वृक्ष होते हैं, क्योंकि बेसिकली इसी पर डिपेंडेंट है, तो ये बांट लेते हैं कि ये वृक्ष मेरा, ये वृक्ष तुम्हारा। तो दूसरे दल का अगर व्यक्ति इस डुरियन फल को तोड़ता है तो भयंकर लड़ाई होती है, भाई हमारे वृक्ष में से आपने फल क्यों तोड़ा। फिर बात करते हैं सेमांग। जो लोगों का जो शिकार है वो छोटे छोटे पशुओं तक सीमित रहता है, बड़े बड़े जानवरों का शिकार नहीं कर पाते हैं। बाघ, चीता, हाथी आदि को ये नहीं मार पाते हैं, छोटे छोटे। ये दिखाता है कि ये कहीं न कहीं शारीरिक रूप से कमजोर है। दूसरा ये भी है कि इनकी जो उदर पूर्ति है वहां पर मिलने वाली सामग्री से हो जाती है, इसलिए वो ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाते। इसके अलावा मुख्य रूप से बात करें छोटे छोटे जानवरों के अंतर्गत ये चूहों, गिलहरी, कुछ पक्षियों, छिपकलियों, बंदर, जंगली सुअर इत्यादि का शिकार करते हैं। डुरियन का वृक्ष कुछ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से बड़े बड़े से फल लगते हैं और इस फलों का जो प्रयोग है, इसके पल्प का जो यूज करके वो पेट बुझाते हैं। वस्त्र की बात करते हैं तो बेसिकली हमने कहा कि वस्त्र क्लाइमेट पर डिपेंड करता है। जैसे कि हम राजस्थान में रहते हैं तो हम ऐसे वस्त्रों को पहनेंगे जिससे हमें गर्मी कम लगे, और ज़्यादा कह सकते हैं कि तो हम सूती वस्त्रों को प्रीफर करते हैं। ये जहाँ पर रहते हैं तो वो जो क्षेत्र है वहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होता है, तो रेनफॉल ज़्यादा होने के कारण या रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट के अंतर्गत रहने के कारण इनके जो वस्त्र होंगे, देखिएगा खेती नहीं करते हैं, तो यहाँ पर जैसे कि कपड़ों में लिखाया गया है ये सूत के कपड़े, ये तो आप और हमारे जैसे लोगों के जब इंटरेक्शन में जब आते हैं तब इस प्रकार के कपड़े बन गए। लेकिन जो बेसिक्स जो इन क्षेत्रों में जो कपड़े मिलते हैं वो है
झाड़ फूड या जो बांस है उसकी पट्टियां हैं उनका प्रयोग ये कपड़ों के रूप में करते हैं। तो जो वस्त्र है वो वृक्षों की छाल से, उसकी पत्तियों से और जो बैंत है स्टिक्स जो है उससे बनते हैं। सिलाई नहीं कर पाते हैं, बैंत को आपस में जोड़ लेते हैं। स्त्रियों की वेशभूषा में बांस के लंबे दांतों वाले जो कपड़े हैं, कपड़े का कपड़ा नहीं कह सकते वाले वस्त्र का काफ़ी ज़्यादा महत्व है, यानी हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं, मैं यहीं पर बना देता हूँ। तो ये कुछ इस प्रकार से बैंत को काफ़ी ज़्यादा इस प्रकार से आपस में बांध देते हैं और कमर में इस प्रकार से बांधने की व्यवस्था होती है। तो इस प्रकार की जो स्टिक्स होती है उस स्टिक्स वाले वस्त्र का ये प्रयोग करते हैं। इन पर चित्रकारी भी करते हैं तथा ये कहते हैं कि अगर इस प्रकार की स्टिक्स यानी बांस की स्टिक्स या बैंत से बने हुए वस्त्र आप पहनेंगे तो आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी, और अगर आप इस प्रकार के सूती या सिंथेटिक वस्त्र पहनोगे तो आपको कई प्रकार की बीमारी होगी। देखिएगा इसको किस प्रकार से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि अगर हम बैंत के वस्त्रों को पहनते हैं तो उसमें जब पानी लगता है तो पानी रिस कर वापिस चला जाता है, लेकिन अगर आप सिंथेटिक या फिर जो सूत के कपड़े पहनोगे तो उसमें पानी कुछ एब्जॉर्ब होगा, पानी एब्जॉर्ब होगा और बार बार गीले कपड़े आप पहनोगे तो आप बीमार पड़ जाओगे, और जब इस प्रकार के बैंत वाले कपड़े पहनोगे तो आप बीमार नहीं पड़ोगे। तो कहीं न कहीं इसी से इनका विश्वास जुड़ गया कि जो बैंत वाले जो वृक्ष होते हैं वो सेहत के लिए बढ़िया होते हैं। फिर कुछ टूल्स की बात करते हैं। तो शिकारी हैं तो धनुष बाण के माध्यम से शिकार करते हैं। तीर का जो आगे का जो भाग होता है, यानी जो आगे वाली जो नोब होती है ये वाला हिस्सा, इसके हिस्से को ये एक प्रकार के जहर से उसको पॉइजनस कर लेते हैं, और ये वहां पर एक लोकल वृक्ष मिलता है जिसका नाम है उपास। उपास से एक ग्लू मिलता है, उस ग्लू में पॉइजन होता है और उस पॉइजन को इस तीर के नुकीले हिस्से पे लगा देते हैं। शिकार को फंसाते भी हैं। पक्षी पकड़ने का कार्य, अंजीर के चिपकने वाले पदार्थ, ये हमने पिग्मी के अंदर भी पढ़ा। पिग्मी जो है वह भी इसी प्रकार के अंजीर का जो चिपकने वाला जो रस होता है उसका प्रयोग करते हैं। नदियों का पार करने में कभी नावों का प्रयोग करते हुए नहीं देखे गए, इसका मतलब पानी से डर लगता है। ठीक है, तो नाव तो नहीं है लेकिन बांस के बड़े बड़े राफ्ट तैयार करते हैं। राफ्ट का अर्थ होता है बांस को आपस में इस प्रकार से जोड़ दिया जाता है। बहुत सारे बांस को जब इस प्रकार से जोड़ दिया जाता है तो यहाँ पर उसको पानी के अंदर, क्योंकि अंदर बांस अंदर से खोखला होता है तो पानी पर तैरता रहता है, तो उस प्रकार के राफ्ट पर ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इस प्रकार सेमांग में हथियारों की बात करें तो ज्यादातर हथियार बांस के बने रहते हैं। इसी से शिकार करते हैं, इसी में भोजन भी उबालते हैं, क्योंकि वही वहां पर एक बड़े साधन के रूप में उन्हें नजर आता है। इनके अलावा बात करें तो हथियार में रंतन, बैंत, गड्ढा खोदने के लिए लकड़ी के डंडे, गड्ढा क्यों खोदा जाता है? शिकार को फंसाने के लिए या अपने मकान के चारों तरफ। धनुष बाण होते हैं, बर्छियां भी होती हैं, लकड़ी और छीलने के लिए घिसे हुए धार वाले तेज हथियार भी देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं औजारों के संदर्भ में देखने को मिलते हैं। फिर इसकी टेरिटरी और ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो प्रत्येक जो सेमांग दल है वह छोटा सा और परंपरागत उसकी एक अधिकार क्षेत्र होता है, लगभग 20 वर्ग किलोमीटर, यानी 20 वर्ग किलोमीटर का अर्थ होता है कि एक बड़ा जो एरिया है हमने ले लिया है ये बड़ा, तो इस तरफ से 20 किलोमीटर, इससे भी 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर बाई 20 किलोमीटर का जो एरिया होता है वह एक सेमांग दल का रहता है। कुछ विशेष वृक्षों के फलों पर उस दल का अधिकार, जैसे कि हमने दुरियन के बारे में पढ़ा है। सेमांग लोगों को भोजन अपना प्रतिदिन एकत्रित करना पड़ता है, क्योंकि वह भोजन खराब हो जाता है, लंबे समय तक उसको इकट्ठा नहीं रख सकते हैं, इसीलिए रोज उसको 5 से 6 किलोमीटर घूमना पड़ता है। एक स्थान पर जो भी दल रहते हैं आपसी संबंध बढ़िया रहता है, लेकिन अगर उसके दुरियन पर हाथ लगाया तो हो सकता है झगड़ा भी हो सकता है। 20-30 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित दलों का मिलन बहुत कम होता है। इस प्रकार छोटे छोटे दलों के कुछ समूह बन जाते हैं। दलों में सहयोग की भावना आपस में बन जाती है कि मिलजुल कर वो शिकार करने का कार्य करते हैं। प्रत्येक दल की बात करें तो एक स्वतंत्र एक यूनिट के रूप में, ऑटोनोमस यूनिट के रूप में वर्क करता है। डेरा लगाने, कहाँ डेरा का अर्थ होता है कहाँ पर वो बस्ती लगाई जाती है। तो घर का सबसे बूढ़ा जो व्यक्ति होता है वो अपने अनुसार इसको तय करता है। प्रत्येक जो सेमांग मनुष्य है उसके सबके अलग अलग औजार होते हैं, हथियार अलग होता है। ये भी बेसिक नीड चीज है
कि हथियार तो सबके अलग अलग ही होंगे। इकट्ठा किया हुआ जो भोजन है, जो पूरा का पूरा जो दल होता है, उस दल में इसको ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। जब कोई व्यक्ति 18 वर्ष का, ये काफी इंपॉर्टेंट देखिएगा, जब कोई व्यक्ति 18 वर्ष की अवस्था में विवाह करता है तब वह साधारणतया किसी पड़ोसी दल से, यानी एक दल मान लीजिए ये है और इसके 20 किलोमीटर में जो बी दल है, यहां से वो कन्या चुनेगा, यानी उस दल में से कन्या को चुनेगा। लेकिन इस ए वाला जो दल है, जो है वहां पर जो ह्यूमन है या जो मेल है, उसको बी वाले में से जो उसने फीमेल पसंद की है, तो उस फीमेल को प्राप्त करने के लिए उस फीमेल का जो बी वाला ग्रुप है, उस बी वाले ग्रुप के साथ उसको 2 ईयर लाइफ एक्सपेंड करनी पड़ती है। 2 साल में वो देखते हैं कि भाई कैसा है व्यक्ति, ठीक है, तो पत्नी दल के लोगों के साथ वहां पर सेवा देनी पड़ती है। कन्या का ये मूल्य समझा जा सकता है, तो 2 वर्ष तक उसे वहां पर रहना पड़ता है। और इसके अलावा एक विशेष जो रोचक प्रथा है जिसको हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि युवक और युवतियों को बारी बारी से भोजन निषेध का व्रत पर, भोजन निषेध यानी खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। अब खाने के लिए कौन सी चीज नहीं मिलेगी, तो छोटे बच्चे बहुत ज्यादा खाते हैं या जो युवा व्यक्ति हो उनको खाने के लिए काफी ज्यादा चाहिए। तो जो प्रिय यानी उनका जो पसंद का फेवरेट फूड है उसको बारी बारी से बहुत दिनों तक छोड़ा जाता है कि अगले 1 महीने तक आप इस प्रकार का गोश्त नहीं खाओगे या इस प्रकार की दुरियन या मैंगोस्टोन को नहीं खाओगे, तो कई दिनों तक उसे छुड़ाया जाता है। और जब तक पूर्ण युवावस्था यानी खुद वो कमाने नहीं लग जाए तब तक इस व्रत का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। यानी आप छोटे बच्चे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पसंद की चीज को दबा के खाओगे, नहीं, आपको इस व्रत का पालन करना होगा। अब ये विचार करते हैं कि भाई इस प्रकार की जो प्रथा है वह क्यों बनाएगी। तो इस प्रकार की जो प्रथा बनाए रखने के पीछे जो उद्देश्य है वह उद्देश्य इस प्रकार का है कि जो बूढ़े लोग हैं, जो प्रौढ़ है यानी मैच्योर हो चुके हैं, जो ओल्ड एज में है या जो निर्बल है, जो कैपेबल नहीं है कि अपने फूड को वो एकत्रित कर लगे, तो वो लोग क्या करते हैं, दल में ही बैठे रहते हैं, शिकार करने के लिए कहीं नहीं जाते हैं। तो उन लोगों को बराबर तरीके से भोजन मिलता रहे और अधिक समय तक उसको भोजन मिलता रहे और अधिक समय तक वो लगातार काम करते रहे, स्फूर्ति बने रहे, इसके लिए इस जो भोजन निषेध है उस व्रत का उसमें पालन करवाया जाता है। अगर तोड़ता है तो उसको दंड दिया जाता है। हो सकता है कि आपको यहाँ पर तो कम भोजन मिलता है, दंड के रूप में आपको बिल्कुल भी भोजन नहीं दिया जाए। तो इस प्रकार की जो प्रथाएं हैं समांग के अंतर्गत पाई जाती है। इसी प्रकार से रहते हुए ये जो जनजाति है इस क्षेत्र के अंतर्गत मलायों के जंगल, मलेशिया और थाईलैंड का जो जंगल है वहां पर अपने आप को सर्वाइव करती है। तो इस प्रकार से हमने सेमांग जनजाति के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसी जो कड़ी में हम लास्ट एक जनजाति को पढ़ेंगे, उसका नाम है सकाई। सकाई को पढ़ते ही हमारा जो इक्वेटोरियल रीजन है, इक्वेटोरियल रीजन में बोरोर जो साउथ अमेरिका के अमेजोन जंगल के अंतर्गत रहने वाली जनजाति है। इसके अलावा कांगो के रेन फॉरेस्ट में रहने वाली पिग्मी, और उसके बाद मलेशिया के अंतर्गत रहने वाली पहली जो जनजाति है जिसको हमने सेमांग के रूप में पढ़ा, और अंतिम रूप में हम यहाँ पर पढ़ेंगे सकाई को नेक्स्ट जो क्लास रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।